सो वेलकम टू राइजिंग स्टार्स एकेडमी। और हम आज इस वीडियो लेक्चर में बात कर रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। हमने पिछली वीडियो में बात की थी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटी की। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, आई बटन में हमने दे दिया है। और अब आप देखिए कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है ब्रीदिंग में वो कैसे होता है। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करेंगे। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए हमने कहा कि यार एल्वियोलाई नाम की कोई चीज़ होती है, मतलब कुछ पार्ट होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन में, जो पार्ट आता है एल्वियोलाई, उसकी बात करते हैं कि वो एल्वियोलाई जो है वो हमारी प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। ठीक है, तो यानी हमने सबसे पहले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये मेंशन करा, जस्ट अ मिनट। ठीक है, हमने कहा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर एल्वियोलाई जो है वो क्या है, मेन और प्राइमरी साइट है। ठीक है, प्राइमरी साइट है ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया हमने कहा। अब देखो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है यार ये ब्लड और टिश्यू के बीच में भी होता है। ठीक है, तो हमने कहा कि यार ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ये बिटवीन ब्लड और टिश्यू, ब्लड एंड टिश्यू के बीच भी होता है। ठीक है, तो यानी O2 और CO2 जो है इन साइड्स में एक्सचेंज हो जाती है, और O2 और CO2 के एक्सचेंज होने के उस प्रोसेस को हम यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं। तो सिंपल डिफ्यूजन की वजह से या सिंपल डिफ्यूजन से O2 एंड CO2 जो है वो क्या होती है, एक्सचेंज होती है। ठीक है, सो दैट्स ओके। अब हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें कुछ रोल होता है हमारे प्रेशर ग्रेडियंट का, कि यानी ये जो सिंपल डिफ्यूजन है जिसकी वजह से O2 और CO2 एक्सचेंज हो रही है, ये किसी प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। तो उस ग्रेडियंट की भी बात कर लेंगे कि उस पर क्या डिपेंडिटी रहेगी और सोल्यूबिलिटी वगैरह क्या रहेगी, वो बात करेंगे। अब देखो आपको नीचे दिख रहा है कि रेस्पिरेटरी गैसेस O2 एंड CO2। अब एटमॉस्फेरिक एयर में उनका पार्शियल प्रेशर कितना है, एल्वियोलाई में कितना है, ब्लड में जो कि डीऑक्सीजनेटेड है उसमें कितना है, ब्लड जो कि ऑक्सीजनेटेड है उसमें, और फाइनली टिश्यूज में। तो अभी इनकी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि यार ये सर पार्शियल प्रेशर क्या होता है। पार्शियल प्रेशर के बारे में अगर आप हमें नहीं बताएंगे तो फिर हमें कैसे पता कि पार्शियल प्रेशर के लिए क्या कहना चाहते हो आप। ठीक है, तो देखो पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं। तो पार्शियल प्रेशर का एक्चुअल में मतलब क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल गैस जो है वो अपना प्रेशर देती है, और किसमें, जब वो मिक्स है अलग अलग टाइप की गैसेस के अंदर। तो यानी कि मिक्सचर ऑफ गैस के अंदर कोई इंडिविजुअल गैस अपना प्रेशर बताए तो उसे हम कहेंगे क्या, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो उसको हमने क्या कहा, यहां पे हम मेंशन करते हैं इसको, जस्ट अ मिनट। हमने कहा पार्शियल प्रेशर क्या है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर क्या है। तो पार्शियल प्रेशर में हमने बोला कि ऐसा प्रेशर जो कि कोई भी गैस, ठीक है, बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, किसी भी गैसेस के मिक्सचर के अंदर उस इंडिविजुअल गैस का प्रेशर जो है उसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो दिस शुड बी वेरी क्लियर। ठीक है, अब हम देखो बात करते हैं कि यार ये जो रेस्पिरेटरी गैस है O2, ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेरिक एयर में हमने कहा 159 वैल्यू है, एल्वियोलाई के अंदर हमने कहा 104 mmHg पे चली जाती है, ब्लड के अंदर 40 है और जो कि डीऑक्सीजनेटेड है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ये वापस क्या है, 90 है। ठीक है, और टिश्यूज के अंदर 40 है। तो यानी कि डीऑक्सीजनेटेड में और टिश्यूज में दोनों में O2 सेम रहेगी 40-40। ठीक है,
ऐसे ही CO2 की बात करें तो एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर CO2 0.3% है, 0.3 हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है, परसेंट में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एल्वियोलाई के अंदर हमने कहा कि एल्वियोलाई जो है 40 है, ठीक है, तो ये इतना प्रेशर 0.3, ये 40, ये 45 देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45 हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो यानी कि ये 45 हो गया। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो इसको कम होना पड़ेगा, ठीक है, और ये CO2 कम होगी तो एक्चुअल में इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और टिश्यूज़ के अंदर ये वापस से कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। तो यानी कि हमें एक कॉमन चीज़ याद रखनी है कि O2 और CO2 दोनों की वैल्यू याद रखो, पहले तो 40 और 45 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में और टिश्यूज़ में दोनों में सेम रहेगी, ठीक है। और उसके अलावा ऑक्सीजनेटेड की बात करेंगे तो O2 ऑक्सीजन की तो हमें याद हो जाएगी 95, और एटमॉस्फेरिक एयर और एल्वियोलाई की याद करनी पड़ेगी आपको, तो 159, 104 ये दोनों इसमें होगी, और CO2 के अंदर 0.3 और 40 होगी, ठीक है। तो ये हमने इसकी बात कर ली। अब देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये जो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस है, ठीक है, किसी भी गैस की सोल्यूबिलिटी जो है उस किस पे डिपेंड करती है, क्या कुछ है, उसके लिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो कि जैसे हमने कहा कि यार सोल्यूबिलिटी, किसी भी गैस की सोल्यूबिलिटी जो है वो किस पे डिपेंड करेगी, ठीक है, सोल्यूबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी कि यार वो घुल सके, अच्छे से मिक्स हो सके, अच्छे से पास हो सके, वो सोल्यूबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें हमें देखने को मिलता है वो है हमारा थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन्स, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन्स, ठीक है जी, मेम्ब्रेन्स की थिकनेस हो गई। अब देखो ये डिफ्यूजन में इन्वॉल्व है, तो हमने कहा कि यार कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन को क्या कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कोई भी जब इंडिविजुअल गैस अपना प्रेशर दे रही है किसी मिक्सचर ऑफ गैस के अंदर, तो हमने उसको पार्शियल प्रेशर का, और इसको हम PO2 और PCO2 से कर सकते हैं, मतलब ठीक है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं PO2, और CO2 के लिए क्या हो जाएगा, PCO2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, जब पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे हम कि पार्शियल प्रेशर लिखेंगे ऑक्सीजन का तो PO2 लिखेंगे, और CO2 का CO2 लिखेंगे, ठीक है जी। अब देखो तो हमने क्या कहा कि सोल्यूबिलिटी जो है वो किस पे डिपेंड करेगी, ये लो जी, सोल्यूबिलिटी और थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन जो है दोनों ही डिफ्यूजन के अंदर इन्वॉल्व हैं, और थिकनेस पे तो डिपेंड कर ही रही है। अब देखो डिफ्यूजन पे ये क्या कर रही है एक्चुअली, कि डिफ्यूजन के अंदर हमने कहा कि इसका जो रेट है, ठीक है, यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो भी अफेक्ट हो सकता है कुछ फैक्टर्स की वजह से। जब कुछ फैक्टर्स बाहर से नहीं है, मतलब सही तरीके से, तो यानी कि ये रेट ऑफ डिफ्यूजन को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। तो सोल्यूबिलिटी और थिकनेस ऑफ गैस दोनों, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन दोनों की बात कर ली हमने, डिफ्यूजन में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं हम। अब देखो हमें देखना ये है कि यार पार्शियल प्रेशर इन दोनों गैसेस का एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर और जो दो साइट हैं उनके अंदर, इनके अंदर देखना है, ठीक है। तो हमने अभी अभी जस्ट एक टेबल देखी थी, उसमें सारी वैल्यूज हमने देख ली। अब जो भी डाटा इस टेबल के अंदर गिवन है वो उस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को ऑक्सीजन के लिए एल्वियोलाई से ब्लड तक और ब्लड से टिश्यू तक, ठीक है, वहाँ तक उसको रिप्रेजेंट करता है। अब जो भी ग्रेडियंट प्रेजेंट होगा CO2 के लिए अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, जैसे कि टिश्यू से ब्लड में वापस आएगी और ब्लड से फिर वापस एल्वियोलाई में, फिर एल्वियोलाई से बाहर आ जाएगी, तो उसमें भी सेम तरीके से होगा। अब हमने कहा कि सोल्यूबिलिटी जो CO2 की है, यहाँ पे एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, उसको हम नोट करेंगे कि सोल्यूबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम्स हाइयर देन O2, 20 से 25 गुना ज़्यादा होगी ऑक्सीजन से CO2 की सोल्यूबिलिटी। अब देखो जितनी अमाउंट ऑफ CO2 जो कि डिफ्यूज कर सकती है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन से पर यूनिट डिफरेंस, ठीक है, पार्शियल प्रेशर के अंदर, तो वो उतना ही हाई होगा एज कंपेयर टू O2, कि ऑक्सीजन से जब हम कंपेयर करेंगे उससे बहुत ज़्यादा हाई होगा,
ठीक है। अब जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है वो 3 लेयर से बनी होती है, ठीक है, तो उसकी बात कर लेंगे अभी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हमारा बॉडी टिश्यूज के लिए है सारा, ठीक है। तो पहले इसको पढ़ते हैं एल्वियोलाई को, कि एल्वियोलाई के अंदर हम इसकी यार लेयर्स वगैरह की बात करते हैं कि इसकी लेयर्स कैसे क्या वर्क करती है, क्या है, कितनी लेयर्स है, कौन कौन सी हैं सारी, ठीक है। अब देखो हमने लिखा कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो है ये 3 लेयर से बनी है, ठीक है, मेड ऑफ 3 लेयर्स, ठीक है। फर्स्ट का जब हम नाम लिख रहे हैं तो हम कहेंगे कि थिन स्क्वेमस एपिथीलियम, ठीक है, किसकी, एल्वियोलाई की, एल्वियोलाई की, ठीक है, थिन स्क्वेमस एपिथीलियम ऑफ एल्वियोलाई। दूसरी जो होगी वो एंडोथीलियम, तो हमने कहा कि एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज, ठीक है, एल्वियोलर कैपिलरीज की एंडोथीलियम। और जो थर्ड वन है वो है बेसमेंट मेम्ब्रेन, थर्ड क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन को हम बेसमेंट सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें हमें बिल्कुल भी, जैसे कि इसने यहाँ पे बेसमेंट सब्सटेंस बोला है, ठीक है जी। अब इन दोनों के बीच में देखो, ये वाली जो है और ये वाली जो है, इन दोनों के बीच में ये जो है यहाँ पे हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो एपिथीलियम और एंडोथीलियम इन दोनों के बीच वाली लेयर है। तो ये हमने बात कर ली कि 3 टाइप की लेयर्स हैं। अब देखो इसकी जो टोटल थिकनेस है ना यार, वो मतलब बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि हम बात करें तो यार कुछ मिलीमीटर से भी कम है यानी, ठीक है। अब ये जो सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर कोई डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन के लिए जब फेवरेबल होते हैं, ठीक है, एल्वियोलाई से टिश्यूज तक, और CO2 के लिए जैसे टिश्यू से एल्वियोलाई तक, तो उन सब की बात करते हैं कि वो सब अल्टर करते हैं, फैक्टर उस पर फेवरेबल होना चाहिए, ठीक है, ताकि ऑक्सीजन जो है एल्वियोलाई से टिश्यूज तक जा सके और CO2 वापस टिश्यू से एल्वियोलाई तक आ सके। तो हमने कहा यहाँ पे हम इस डायग्राम को देख रहे हैं, तो हमने कहा कि एल्वियोलर वाल है जो कि 1 सेल्ड थिक है, ठीक है, एल्वियोलर वाल क्या है, 1 सेल्ड थिक है, अंदर की तरफ एल्वियोलर कैविटी है और ये बाहर से कुछ एयर आ रही है, ठीक है। तो ये एयर आ रही है तो यार कहाँ से आ रही है ये, इसके जस्ट ऊपर कौन होगा, एल्वियोलाई के जस्ट ऊपर की बात करेंगे तो कौन होगा, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियल से जस्ट ऊपर कौन होगा, ब्रोंकाई, ब्रोंकस, ठीक है, उससे जस्ट ऊपर कौन होगा, ट्रैकिया, उससे जस्ट ऊपर लैरिक्स, फेरिक्स, फिर वापस नेजल चैम्बर में घुस जाओ, फिर नॉस्ट्रिल्स, फिर बाहर एटमॉस्फेयर, ठीक है, ऐसा ये पासेज है। तो इसकी हमने बात कर ली थी। अब हम बोल रहे हैं कि यार एयर जो है अंदर आई, तो O2 ज़्यादा वाली एयर जब हम फ्रेश एयर लेंगे तो यहाँ आई। अब यहाँ आने के बाद में क्या होगा कि ये जो ब्लड कैपिलरी है, ये जो ब्लड कैपिलरी है, इधर से ये क्या ला रही थी, CO2 रिच वाली एयर ला रही थी, तो यानी CO2 जो है वो यहाँ से एक्सचेंज होके अंदर हो जाएगी और O2 जो है वो यहाँ से एक्सचेंज होके इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमने अच्छे से बात कर ली कि डिफ्यूजन प्रोसेस से ये सारा काम हो जाएगा और इसके अंदर रेड ब्लड सेल है ही, तो यानी अब ये जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, जब उसके अंदर O2 आ जाएगी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में चला जाएगा और फिर हार्ट से वापस बाद में आर्टरी जो है आर्टरी वो क्या करेगी, टिश्यूज तक उसको पहुंचा देगी। तो ये बात हमने कर ली, ठीक है। अब हम ये बोलना चाहते हैं कि यार एल्वियोलर एयर जो है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, उन दोनों के बीच में जो गैसियस एक्सचेंज है उसको पढ़े, ठीक है। तो जरा हम थोड़ा सा लिखते हैं इसको कि गैसियस एक्सचेंज बिटवीन एल्वियोलर एयर एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो गैसियस एक्सचेंज की बात कर रहे हैं एल्वियोलर एयर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में। अब देखो O2 और CO2 जो है लंग्स की एल्वियोलाई के अंदर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन से क्या हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमने कहा कि यार देखो इसमें फर्स्ट पॉइंट हम इन्वॉल्व करते हैं
और जस्ट अ मिनट चूज करते हैं हम। ठीक है, हमने कहा कि एक्सचेंज जो है, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, O2 और CO2 का एक्सचेंज एल्वियोलाई के अंदर, जो कि किसके अंदर है, हमारे लंग्स के अंदर, ठीक है, उसको हम कहेंगे एक तरीके से एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है जी। अब दूसरा ये कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है, इसको हम एक और वर्ड से भी डिनोट करते हैं, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है, तो हेमेटोसिस बोलते हैं इसको, तो ये मुझे याद था इसलिए मैंने बता दिया, हेमेटोसिस बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। चलो नेक्स्ट में क्या कहेंगे हम कि ये किसके बीच में होगी, बताओ जरा, किस किस के बीच में होगी? एल्वियोलर एयर, अभी तो बोला हमने, एल्वियोलर एयर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में होगी। ठीक है, आर्टीरियल ब्लड थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, हमने ये बात कर ली थी अभी अभी जस्ट हमने बताया था। ठीक है, अब देखो ये जो गैसियस एक्सचेंज है ना, यहाँ पे ये जो गैसियस एक्सचेंज है, ये एक टाइप से क्या है, पैसिव प्रोसेस है। ठीक है, क्या है ये, पैसिव प्रोसेस। तो इसको याद रखना है कि ये जो गैसियस एक्सचेंज यहाँ पे हो रहा है, ये एक तरह से पैसिव प्रोसेस है। और जो पार्शियल, जैसे कि एयर मूव कर रही है जैसे हाई प्रेशर से लो पर पार्शियल प्रेशर की तरफ, तो यानी कि हमने कहा कि हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ क्या कर रही है, लो पार्शियल प्रेशर की तरफ एयर मूव कर रही है। ठीक है, अब जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का एल्वियोलर एयर के अंदर वो कितना पड़ा था हमने, 104 mm ऑफ Hg। ठीक है, और आर्टरी, जो आर्टरी है यानी कि आर्टीरियल ब्लड जो है, उसके अंदर 104 से 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा वो, 40। ठीक है, 40 mm Hg हो जाएगा। अब जो इसकी ऑक्सीजन की डायरेक्शन है, इसकी मूवमेंट है, ये एल्वियोलर एयर से आर्टीरियल ब्लड की तरफ है। तो हमने कहा कि यार हमने इंस्पायर की उन, मान लो कुछ एयर हमने एक्सपायर की, और जब हम बात करेंगे कि एक्चुअल में जो इसका एक्सचेंज हो रहा है एयर का, वो कैसे कैसे हो रहा है, तो हम अभी एक डायग्राम देखने वाले हैं, उसमें अच्छे से इसको देखेंगे कि ब्लड के बीच में और टिश्यू के बीच में, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू के बीच में उस गैसियस एक्सचेंज जो है वो कैसे होता है। ठीक है, तो उसकी बात कर लेंगे अभी हम। तो हम चलते हैं अब हमारी स्लाइड पे। ठीक है, तो ये देखिए, अब जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कुछ इंस्पायर्ड एयर है। ठीक है, ये एयर जो कि इंस्पायर हुई है, तो इसकी बात है। तो भाई हमने कहा ये है कुछ एयर जो इंस्पायर हो रही है, तो इंस्पायर्ड एयर में ऑक्सीजन जो है अब एल्वियोलर में जब आ गई है, बाहर जब थी O2 कितनी थी, 159, और CO2 कितनी थी, बताओ जरा कितनी थी, CO2 कितनी थी, अरे यार 0.3 यार। ठीक है, अब हमने कहा कि जब एल्वियोलाई के अंदर आ जाएगी PO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 104 हो जाएगा और CO2 का 40 हो जाएगा। अब एल्वियोलाई के अंदर आ चुकी है। ठीक है जी, अब देखो इधर से जो ये पल्मोनरी आर्टरी आ रही है, तो पहले चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे O2 रिच एयर थी। ठीक है, O2 रिच एयर थी, तो यानी ये एयर जो है इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी ऐसे दिखा रखी है। ठीक है, ये थोड़ी सी रॉन्ग हम बोल सकते हैं इसको एक्चुअली। ठीक है, तो ये डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए कि एल्वियोलाई से इसमें घुसे। ठीक है, तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीजन जा रही है, ट्रांसफर हो रही है वेन के थ्रू, उस वेन का नाम है पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन जो है वो वेन का एक्सेप्शन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट करने वाला पॉइंट यही है कि पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी करती है, और बाकी जो वेन होगी वो क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। ठीक है, पल्मोनरी वेन को छोड़ के। ऐसे ही
अब देखो, जब यहाँ पल्मोनरी वेन आ गई है और इसने क्या किया, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर एयर को पास करवाया, यानी यहाँ तक पहुँचाया, ऑक्सीजन रिच ब्लड को यहाँ तक पहुँचाया। अब ये ब्लड जो होगा वो वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, वेंट्रिकल से जब वो प्रेशर लग के वापिस आएगा, कहाँ से, इस आर्टरी से, ठीक है, तो इस आर्टरी से जब आएगा, इसका नाम है अओर्टा, इसका नाम क्या है, अओर्टा, ठीक है। अओर्टा के थ्रू वो क्या कर रहा है, इधर बाहर निकला, बाहर निकल के वो बॉडी टिश्यूज के अंदर आ जाएगा। तो यानी कि वो जो ब्लड है अब वो ऑक्सीजन को ट्रांसफर करवा रहा है, कहाँ पे, एक्सचेंज करवा रहा है बॉडी के टिश्यूज में, ठीक है। अब जब टिश्यूज में ऑक्सीजन घुसेगी तो यानी कि एक्चुअल में जब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा था तब ये कितनी थी, 95, ठीक है। लेकिन अब जब यहाँ पे CO2 क्योंकि ज़्यादा है बॉडी टिश्यूज में, सेल्स ने क्या किया था, ऑक्सीजन को यूज़ करते गए, ऑक्सीजन को यूज़ करके CO2 एंड प्रोडक्ट में निकालते ही हैं वो, तो यानी CO2 वो प्रोडक्ट में निकालते रहते हैं, ऑक्सीजन को यूज़ करते रहते हैं, तो यानी जो CO2 होगी वो ज़्यादा हो जाएगी यहाँ पे, इसीलिए अब CO2 का प्रेशर यहाँ पे 45 हो गया है और यहाँ इसका O2 का प्रेशर कितना है, 40 हो गया है। अब यहाँ से जब ये वाली वेन CO2 को कैरी करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, और इस वेन का नाम है वेना कावा, ठीक है, इस वेन का नाम क्या है, वेना कावा। अब वेना कावा जब यहाँ पे एट्रियम तक लाएगी, राइट वाले तक, फिर वेंट्रिकल के अंदर आएगा, वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो कहाँ पे चला जाएगा, एल्वियोलाई के अंदर वापस CO2 को एक्सचेंज करवा देगा। यानी कि ये पूरा जो पोर्शन था, ब्लू वाला पोर्शन जो है, ये तो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये वाला पूरा पोर्शन क्या कर रहा है, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हमें यहाँ पे मेंशन ये करना है कि पल्मोनरी आर्टरी जो है, आर्टरी जो है वो क्या करती है, कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है जी। ये बात हमने कर ली कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी कर रही है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने अच्छे से पढ़ लिया है इसको, और आई होप कि आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। पूरा हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस किया है, ठीक है। बाकी इसके बारे में हम दोबारा भी बात करते हैं जब हम ब्लड वाले टॉपिक में जाते हैं, ठीक है। तो ब्लड में इसकी दोबारा बात करते हैं, ये सेम डायग्राम की, ठीक है, तो उसमें और अच्छे से करेंगे। तो आई होप आपको सबको समझ आया होगा अच्छे से, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आज हमने इस लेक्चर में ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है इसको पूरा कर लिया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या लेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को अच्छे से देखते रहिए, ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ये चीज़ें यार कॉमन रखिए, मतलब हर वीडियोस में, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बोलते रहेंगे, आप करते रहना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के साथ।